हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम में हम बहुत से जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं, आपके रूबरू कराते हैं, ताकि जो इश्यूज चल रहे हैं, जो देश विदेश की खबरें हैं, उसके बारे में आप गहराई से मालूमात हासिल कर सकें। हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार वदूद साजिद साहब दिल्ली में नहीं है, और दिल्ली में भी होते तब भी नहीं निकल सकते थे, दूसरे शहर में है। पिछले कई हफ्ते से आप स्काइप के जरिए ही मीडिया स्टार वर्ल्ड तक पहुंच रहे हैं और आपको अपने बातें, अपने तज्जियात, अपना विश्लेषण आप तक पहुंचा रहे हैं। वदूद साजिद साहब, वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि जाहिर है लॉकडाउन में पूरा मुल्क है, सख्ती के वक्त से गुजर रहा है। आप इस वक्त में जिस तरह से कोरोना से मुताल्लिक ही वाकयात को एक तरह से सांप्रदायिक किया जा रहा है, और पूरे मुल्क में कहीं ऐसा नहीं लगता कि इतनी बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए या उसे कंटेन करने के लिए, कम करने के लिए उसका असर कोई सीरियस कोई तैयारी हो। बल्कि इस बीच में यह भी हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हैं और वो हमारे यहाँ से दवाई ले जाते हैं। तो ऐसे हालात को आप किस तरह से देखें? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी कोई खास तैयारी नहीं है और ऐसे-ऐसे काम हम कर देते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। लेकिन मैं मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से, उसके दर्शकों की तरफ से और अपनी तरफ से, आपकी तरफ से जो इस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट काम अंजाम दे रहे हैं, वो है मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज़, उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, चूँकि सबसे ज़्यादा खतरे का सामना वही कर रहे हैं। और मुल्क भर से खबरें आ रही हैं, कई डॉक्टर्स इसका शिकार भी हो गए हैं, उनकी मौत हो गई है। लेकिन उसके बावजूद अफ़सोस की बात ये है कि डॉक्टरों का ख़्याल नहीं रखा जा रहा है। कई डॉक्टरों की खबरें आई हैं कि वो अपनी गाड़ियों में अपना ज़िंदगी का सामान, खाने-पीने का सामान रखे हुए हैं, कई-कई दिन उनको हो गए हैं, वो वहीं रात गुज़ार रहे हैं। बहरहाल, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ शुरू में ही कि एक्सपर्ट्स ने जो मुल्क की इकोनॉमी गिर रही है, कोरोना से लड़ने के जो हम तरीके इख्तियार कर रहे हैं, उसके नतीजे में जो इकोनॉमी गिर रही है हमारी बहुत बुरी तरह से, 40 करोड़ हमारे लोग बेरोज़गार हो जाएँगे, जब ये खुलेगा तो पता चलेगा। तो उसके लिए एक बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स ने कहा था कि कम से कम 15 लाख करोड़ का बजट एक्स्ट्रा जो होना चाहिए पैकेज। लेकिन हमारी सरकार ने अभी कल परसों में ही 15,000 करोड़ का एक पैकेज दिया है। ये ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर है। इससे ये अंदाज़ा होता है कि कोई प्लानिंग नहीं है। अब मैं आता हूँ यानी आपके यानी सवाल यानी यानी 100 रुपए की जगह 1 रुपया दिया है। जी पंद्रह हाँ, हजार करोड़ जी। जी। 15 लाख करोड़ की जगह 15,000 करोड़। आपने सही हाँ, हाँ। कहा, 100 सही, रुपए की सही। जगह ₹1। और जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती। लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर प्लानिंग नहीं कर रही है कोई, तो वो सरकार है, और अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ लोग हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपील की थी कि 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक सब लोग अपनी बालकनी में अपने घर की लाइट बुझाकर बालकनी में दिया जलाएँ, मोमबत्ती जलाएँ, मोबाइल टॉर्च जलाएँ। तो पूरे मुल्क में बहुत से लोगों ने ये किया। लेकिन इसके साथ ही बहुत से लोगों ने ये भी किया कि पटाखे छुटाए, बड़े पैमाने पे आतिशबाज़ी हुई, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मुल्क भर में मौतें हो रही हैं, जो कोरोना के विक्टिम्स हैं वो मर रहे हैं। डॉक्टर्स बहुत देर से उलझे हुए हैं और हमारी ज़िंदगियाँ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी समझ में नहीं आया कि हम किस बात का जश्न मना रहे हैं। टेलीविज़न चैनलों ने इस न्यूज़ को कोई अहमियत नहीं दी, सवाल नहीं किए, सवाल नहीं उठाए कि आखिर ये पूरे मुल्क में एक अंदाजे के मुताबिक 100 करोड़ से ज़्यादा की आतिशबाज़ी फूँक दी गई। आखिर इसकी तैयारी पहले से अगर थी, तो पुलिस को, इंटेलिजेंस को कैसे पता नहीं चला? और अगर ये लॉकडाउन के दौरान ही खरीदी गई, तो एसेंशियल सर्विसेज़ में हम सवाल सरकार से करना चाहते हैं, क्या पटाखे, आतिशबाज़ी एसेंशियल सर्विसेज़ में भी आते हैं? उसकी फ़हरिस्त में मुझे कहीं पटाखे नहीं मिले। लेकिन पूरे मुल्क में 100 करोड़ से ज़्यादा के पटाखे खरीद भी लिए गए, छोड़ भी दिए गए, और उसी दौरान बहुत ही लोगों को भड़काने वाले नारे भी लगाए गए। मैं यहाँ उन नारों का ज़िक्र नहीं करूँगा, पूरे मुल्क को मालूम है कि वो नारे कैसे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या ये उसी तरह की तैयारी थी, जिस तरह ईस्ट दिल्ली का राइट हुआ कि वहाँ सिलेंडर पाए गए, मकानों को जलाया गया तो सिलेंडरों से, और इबादत गाहों को जलाया गया तो सिलेंडरों से।
ये सिलेंडर कहाँ से आए थे, पुलिस पता नहीं कर पाई, इंटेलिजेंस पता नहीं कर पाई। तो इसको चेक करना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री अपील करते हैं सिर्फ दिया जलाने की, लेकिन उसके साथ साथ पटाखे भी छोड़े जाते हैं। ये पटाखे कहाँ से आए थे, क्या ये किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा थे, क्या ये किसी तैयारी के लिए कोई टेस्ट, कोई चेक किया गया? ये काम जो है पुलिस का है, इंटेलिजेंस का है। मैं एक बात और कहूंगा कि कोरोना वायरस जो एक खतरनाक डेडली वायरस है, जो चीन से चला और हिंदुस्तान तक पहुंच गया, पूरी दुनिया में तबाही मचाते हुए। पूरी दुनिया में ना इसका कहीं जिक्र हुआ कि ये कोरोना कोई बुद्ध है, ये कोरोना कोई क्रिश्चियन है, ये कोरोना कोई यहूदी है। लेकिन जब ये हिंदुस्तान में आता है कि कोरोना मुसलमान बन जाता है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, मैं किसी जमात की ना तर्जुमानी कर रहा हूँ, ना किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना डिफेंस कर रहा हूँ। तबलीगी जमात से जो जो गलती हुई, खता हुई, उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, केस हो गया है। लेकिन केजरीवाल साहब भी कहते हैं, पूरा मुल्क बता रहा है और हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहा है कि पूरे मुल्क में जितने केसेस आए हैं, उनमें 30% केसेस जमात वालों के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 70% केसेस अदर देन जमात है। तो क्या 70% केसेस भी कम है? और क्या अगर ये 30% केस ना होते तो ये 70% केसेस हमारे देश के लिए ठीक थे? ये बहुत अफसोस की बात है कि दिल्ली सरकार ने एक बाकायदा कॉलम बना दिया है, उसमें जमात का नाम लिखा है। इससे क्या हुआ काजमी साहब, कि पूरे मुल्क में इससे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैली, चैनलों ने नफरत फैलाई, चैनलों ने बाकायदा इसको हिंदू मुस्लिम का रंग दिया। और उसके बाद तबलीगी जमात वालों के ताल्लुक से झूठी खबरें चलाई गई कि वो साहब नंगे फिर रहे हैं, बिरयानी मांग रहे हैं, गोश्त मांग रहे हैं, नाच रहे हैं, थूक रहे हैं डॉक्टरों पर, हमले कर रहे हैं। बाद में इसका खंडन आ गया। अब इसका खंडन आना शुरू हो रहा है तो इसको मीडिया नहीं दिखा रहा है। मिसाल के तौर पर सहारनपुर के एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बहुत सख्ती से खंडन किया। खंडन क्या है कि सहारनपुर में एक जगह है, वहां 29 जमात वाले ठहरे हुए थे जो तमिलनाडु से ताल्लुक रखते थे। तो उनकी इत्तला पुलिस को थी, एसएचओ को थी। एसएचओ ने उनका टेस्ट कराया था और उनको ये कहा था कि आप सब ठीक हैं, लेकिन 14 दिन की क्वारंटाइन मस्जिद में ही करें। उसके बावजूद जब पूरे देश में केसेस बढ़े और जमात के केसेस आने लगे, तो पुलिस ने तय किया कि इन लोगों को मस्जिद से निकालकर और इनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए ताकि ये वहां सेफ रहें। लेकिन एक अखबार, एक टेलीविजन चैनल है, मैं साफ साफ बताता हूँ, रिपब्लिक, और उसका एंकर है, उसका एडिटर भी है अर्नब गोस्वामी। उसने दांत भींच भींच के सवाल किया कि ये क्या कर रहे थे वहां, और क्या ये कोई आतंकवादी गतिविधियां करने आए थे? मगर उसी दिन शाम को सहारनपुर के एसएसपी इसका खंडन कर चुके थे और कह चुके थे कि ना इनको कोरोना है, ना ये छुपे हुए थे, और इन्होंने पुलिस को इत्तला भी दी थी, और ना हमने इन्हें गिरफ्तार किया है। उसके बावजूद पूरे मुल्क में ऐसा माहौल बना दिया। काजमी साहब, ये उसके बाद क्या हुआ? ये काम निजामुद्दीन के एसएचओ ने आज तक नहीं किया, दिल्ली के पुलिस जी, कमिश्नर ने आज तक नहीं किया तबलीगी जमात वाले मामले में। जी हाँ, ये निजामुद्दीन के एसएचओ नहीं किया, आप सही फरमा रहे हैं। जबकि सहारनपुर के एसएसपी ने कर दिया, अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बहुत क्लियरली किया, नोएडा, गाजियाबाद, देहरादून की पुलिस ने, हिमाचल प्रदेश के डीआईजी ने, सब ने बहुत खुल के कहा। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के येदियुरप्पा को। उन्होंने बहुत खुल के, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुसलमानों के खिलाफ जो मुहिम चलाएगा, साजिश करेगा, मैं उसको बख्शूंगा नहीं। ये बहुत क्लियर उन्होंने मैसेज दिया और कहा कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये देश उसके भर बाद में ये देश भर में अकेले ऐसे बीजेपी के लीडर हैं जिन्होंने ऐसी बात कही। अकेले चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है यूपी के चीफ मिनिस्टर ने भी एक एडवाइजरी जारी की है कि इसको कोई दूसरा रंग ना दिया जाए, लेकिन खुलकर कोई बात नहीं की जिस तरह येदियुरप्पा ने की। हम येदियुरप्पा को सलाम करते हैं, मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से भी। अच्छा, उससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा था कि इसको कोई कम्युनल कलर ना दिया जाए, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। जी। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से और नहीं, पूरे जब दर्शकों जब की जब तरफ से। नहीं, जब उन्होंने बयान दिया तब तक वो काम हो चुका था, उसके उस वक्त वो कुछ काम कहने का कुछ फायदा नहीं होना था। वो काम हो चुका था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पूरे मुल्क में मॉब लिंचिंग हुई थी और जी, जी। प्रधानमंत्री बोले थे, लेकिन मॉब लिंचिंग हो चुकी थी।
अब जी मैं जी एक जी। सवाल करना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री से कि बीजेपी के अध्यक्ष ये बात बोल चुके हैं, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बोल चुके हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है, बहुत सारे स्टेट्स के डीआईजी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस बात को कह चुके हैं। आप क्यों खामोश हैं प्रधानमंत्री जी? आप अगर बोलेंगे उसका एक मैसेज जाएगा। आप भी बीजेपी के कैडर को, पूरे मुल्क को एक पैगाम दीजिए और कहिए कि इसको कम्युनल कलर नहीं दिया जाना चाहिए। और मैं चीफ मिनिस्टर दिल्ली के केजरीवाल से भी कहना चाहता हूं कि आपने पूरे माहौल को खराब किया जमात का नाम ना लेकर। अब आप कम से कम ये वाकयात भी बताइए कि पूरे मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है कि आधार कार्ड देखे जा रहे हैं मुस्लिम फल फरोशों के, जो रेडी पर फल बेचने आ रहे हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो लॉकडाउन में लोगों को घरों तक पहुंचाने आ रहे हैं, उनसे अब कहा जा रहा है कि तुम अगर मुसलमान हो तो कल से इस कॉलोनी में मत आना। सवाल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के पास इस से लड़ने के लिए क्या तरीका है? और हमारे होम मिनिस्टर इस वक्त नहीं बोल रहे हैं, जिनका सबसे ज्यादा जिनकी बड़ी जिम्मेदारी थी। अब मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं कि जब मुसलमानों के ताल्लुक से कोई खराब खबर आती है, जैसा कि तबलीगी जमात वाली आई, वाकई खराब खबर थी, 30% बताते हैं कि उन्होंने इजाफा किया, तो पूरा देश इसको देखता है, पूरे चैनल चलाते हैं। लेकिन जब कोई अच्छी खबर आती है तो क्यों नहीं चलाते? मिसाल के तौर पर अच्छी खबर ये थी कि हुबली के एक अशरफ अली हैं, जो मेट्रोपोलिस होटल्स के अध्यक्ष हैं, और पूरे साउथ इंडिया में उनके बहुत सारे होटल हैं। उन्होंने कोरोना केसेस हिंदुस्तान में आते ही अपने बहुत सारे होटल काजमी साहब पुलिस को दे दिए, सरकार को दे दिए, और बाकायदा लिख के दिया कि मेरा हर होटल आपके लिए हाजिर है, क्वारंटाइन कीजिए, मैं खाना फ्री दूंगा मरीजों को। उनकी बड़ी तारीफ हुई, कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको साइटेशन सर्टिफिकेट दिया। उन्होंने 1000 से ज्यादा मरीज अपने यहाँ रखे होटलों में, और 1000 से ज्यादा मरीजों के खाने का इंतजाम किया। इसी तरह हिंदुस्तान भर के जो दीनी मदरसे हैं, जैसे दारुल उलूम है और बहुत सारे बड़े बड़े मदरसे हैं, उन्होंने ऑफर किया कि आप हमारे यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाइए, और एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको पसंद किया और इसकी तारीफ की, प्रशंसा की। इसी तरह मुसलमानों के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मस्जिदों में, बोहरा कम्युनिटी ने और शिया कम्युनिटी ने और दूसरी कम्युनिटीज ने अपने मदरसों में और मस्जिदों में लंगर तैयार किए और खाना भेजा गरीबों को। उसका कोई जिक्र नहीं आया चैनलों पर। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि इस समय जिस तरह डॉक्टरों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ऐसे ही पुलिस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पुलिस का हमें साथ देना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं काजमी साहब कि देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, बिजनौर और बहुत सारे जिलों में मुसलमानों ने, तो ये मैं इसलिए नाम लेकर कह रहा हूं जी क्योंकि जी मुसलमानों को बदनाम भी किया जाता है, तो मुसलमानों के जो अच्छे काम है उनका नाम लेकर जरूर बताने चाहिए। कम से कम जी। ये काम मीडिया स्टार वर्ल्ड ही करे कि बिल्कुल बिल्कुल। मुसलमानों ने अपने महलों, अपनी खिड़कियों, अपने मकानों की छतों से बाहर आकर, जो पुलिस आई है निगरानी करने के लिए, पेट्रोलिंग के लिए, उसके ऊपर फूल बरसाए हैं। और पुलिस को जी ये काम अच्छा लगा है। उन्होंने कहा है कि आप ऐसे नाजुक समय में, पुलिस वालों से कहा है, आप हमारी रक्षा के लिए सड़कों पर आए हैं, तो हम कम से कम ये कर सकते हैं कि आपका हौसला बढ़ाने के लिए आपके ऊपर फूल बरसा सकते हैं। जी इसी तरह मैं एक छोटा सा एक वाकया आपको बताना चाहता हूँ। बिजनौर की एक जरीफन है, जो 47 साल की है, उनके जी अपने 7 बच्चे हैं, उनका शौहर बिस्तर पे है, लेकिन वो क्या कर रही हैं, वो मास्क सी सी कर लोगों को फ्री बांट के आ रही हैं। वो अब जी तक 3000 से ज्यादा मास्क फ्री बांट चुकी हैं। और दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि अगर कोई मास्क के बगैर बाहर निकलेगा तो उसे जेल भेजेंगे। मैं जी। दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या आपने पर्याप्त मात्रा में मास्क का इंतजाम कर दिया है? लोग मास्क खरीदना चाहते हैं, मास्क नहीं है। 10 रुपए का मास्क 100 रुपए में बिक रहा है। ऐसे में ये जरीफन फ्री में मास्क भी बेच कर, बनाकर बांट के आ रही है लोगों को, इसकी कोई खबर कोई चैनल नहीं चला रहा है। तो ये, अब मैं आपका आना चाहता हूँ, एक सवाल आपने किया था जी कि जी हमारे हमारे मुल्क को, हमारे देश को जहाँ दवाओं की जरूरत है, मास्क की जरूरत है, इक्विपमेंट्स की जरूरत है, डॉक्टरों को हम इक्विपमेंट्स नहीं प्रोवाइड करा सके हैं। जी डॉक्टर जी अपनी जान दे रहे हैं, डॉक्टर जी रो रहे हैं, मांग रहे हैं NP95, लेकिन जी हमारे पास नहीं है। तो ऐसे में आप देखिए, सवाल ये है
कि जो मलेरिया की एक दवा है, वो कहते हैं कि काम आ सकती है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने धमकी दी हमारे प्राइम मिनिस्टर को, जो उनके दोस्त हैं, जो उनकी बगल भरते हैं, और ऐसे समय में बगल भरते हैं जब पूरी दुनिया में कोरोना फैल रहा है। पूरे और जर्मनी की जो चांसलर है, यानी जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने फॉरेन मिनिस्टर से हाथ नहीं मिलाती। वो कहती है कोरोना फैला हुआ है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उससे बगल भरते हैं, और उनके खिलाफ कोई केस नहीं होता। तो वो राष्ट्रपति जो है धमकी दे रहे हैं कि आप मलेरिया की दवा पर जो आपने पाबंदी लगा रखी है एक्सपोर्ट पर, यानी अमेरिका को जो दवा नहीं जा रही थी, वो आप एक्सपोर्ट की पाबंदी खोलिए और हमें दवा प्रोवाइड कीजिए, और अगर आपने दवा प्रोवाइड नहीं की तो ठीक है, फिर हम रिटेलिएट करेंगे। इतनी खुली धमकी दे रहे हैं, इतनी खुली धमकी दे रहे हैं। लेकिन और सर धमकी ने बड़ा काम किया, धमकी ने बड़ा काम किया। सेम डे इन्होंने फैसला कर दिया। एक दिन के अंदर अंदर आपने 24 घंटे के अंदर अंदर फैसला करके और आपने एक्सपोर्ट भी कर दिया। जी जी। और मोदी मीडिया उसकी तारीफ कर रहा है, दोस्ती की। ये नहीं बता रहा कि हमने धमकी में देना शुरू किया है। यानी हमने, अगर मलेरिया की दवा काम आ सकती थी तो हमने अपने लाखों शहरियों को, लाखों हिंदुस्तानियों को खतरे में डाल दिया, और ये दवा हमने अमेरिका को दे दी। अरे भाई, आपके अपने मरीज तंग है, दवा नहीं है, मास्क नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, आप ये दवा पहले अपने मरीजों को दीजिए। आप अमेरिका को दे रहे हैं, सिर्फ आप उसकी धमकी में आ गए हैं, या दोस्ती में आपने ये किया है। आपने अमेरिका की दोस्ती में लाखों करोड़ों शहरियों को की जिंदगी दांव पे लगा दी, या आप उसकी धमकी से कर रहे हैं। अच्छा साजिद साहब, हमारे पास वक्त कम है, ये बताइए कि इस वक्त आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? सोशल मीडिया पे जरा वक्त की महदूद रहता है, तो एक बहुत बड़ा पैगाम देना चाहता हूँ काज़मी साहब। एक रिपोर्ट आई है, जो आज ही आई है, कि हिंदुस्तान में कोरोना, बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना सबसे ज्यादा हमला मर्दों पर करता है, औरतों पर नहीं। इस तो मैं हिंदुस्तान का बता रहा हूँ। हिंदुस्तान में 76% मरीज पाए गए हैं, और जो मरने वाले हैं वो 73% मर्द हैं। तो एक्सपर्ट्स ने बताया है कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने बताया है कि ऐसा इसलिए है कि औरतें शराब नहीं पीती, सिगरेट नहीं पीती, और मर्द शराब पीते हैं और सिगरेट पीते हैं। इसलिए जो शराब और सिगरेट पीते हैं, उन पर कोरोना के हमले का ज्यादा खतरा है, और उनका ही ज्यादा मौत हो सकती है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सारे धर्म, इस्लाम समेत सारे धर्म शराब और सिगरेट से मना करते हैं, और नकाब लगाने को भी धर्म कहता है। हिंदू धर्म में भी नकाब डालने की बात कही गई है। तो मैं हिंदुस्तानियों को पैगाम देना चाहता हूँ, जो वो किसी भी धर्म के हों, कि अपने धर्म पे वापस आए। जो उनके धर्म ने उन्हें अखलाक और नैतिकता की तालीम दी है, शिक्षा दी है, उस पर वापस आए और इस कोरोना से लड़ें। सिर्फ हम इसी से नहीं लड़ सकते, हमें घरों में रहना होगा, जैसे कि हमें सरकार ने आदेश दिया है। हमें घरों में रहना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा, लेकिन ये भी करें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मधु साजिद साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त निकाला। फिर अगले हफ्ते फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। शुक्रिया। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।